साथियों, आज हमारा क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। देखिए, कह रहा है जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे जो पीछे वाला अध्याय था उसकी बात कर रहा है कि जैसा आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था ये। फिर कह रहा है मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, क्या बताया इसमें कि मानव जो है पृथ्वी पर जीवित रह सकता है। क्यों जीवित रह सकता है? क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे क्या है, भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर क्या है, मौजूद है। राइट, आगे कह रहा है पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, ठीक, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। फिर कह रहा है गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। और जहाँ ऑक्सीजन, ठीक है, वायुमंडल की बात कर रहा है कि जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। राइट, अब पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जल वाष्प ये क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं ना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। अच्छा, क्यों जीवन संभव है? देखिए, क्योंकि साथियों यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भूमि है, जल है, हवा इत्यादि सब क्या है, मौजूद है पृथ्वी पर। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। कितने? 3 महत्वपूर्ण घटक। कौन कौन से? देखिए, एक आपका भूमंडल, ठीक, वायुमंडल और एक जलमंडल। तो बताया क्या यहाँ पे कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, गैसों की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए होती हैं उसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वायुमंडल की बात करें कि जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। राइट, आगे देखिए कह रहा है पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जल वाष्प क्या है, सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे कह रहा है कि जीवमंडल, ठीक है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा, ठीक है, एक साथ मिलते हैं। तो जीवमंडल क्या है, एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल एवं हवा क्या होते हैं, एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे भूमंडल की। ठीक है, चलिए भूमंडल की बात करते हैं। देखिए भूमंडल के बारे में क्या बता रहा है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। जहाँ पे हम रहते हैं, अभी पीछे ही बताया था कि जहाँ पे हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। ठीक है, वही कह रहा है पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए, ठीक है, क्या होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जीवों के लिए ना पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो भूमंडल के बारे में हमने क्या बताया कि पृथ्वी का ठोस भाग होता है ना, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं उसे हम भूमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, यह भूपर पट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। इसमें क्या होता है कि जीवों के लिए पोषक तत्व पाया जाता है। राइट, आगे कह रहा है पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्तरीय भागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि पृथ्वी की सतह जो है, पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब क्या है, जुड़े हुए। विश्व में जितने भी महासागर हैं, ठीक है, कितने, 5 महासागर है ना, तो ये कह रहा है कि विश्व के जितने भी महासागर हैं सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, नीचे दिया गया है, उसको देखेंगे अभी। आगे कह रहा है क्या सभी स्थलीय, ठीक है, भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि समुद्री जल का तल, ठीक है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है, जो स्थल की ऊंचाई होती है उसको समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए वाला पॉइंट। कह रहा है समुद्री जल का तल सभी जगह क्या होता है, समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। साथ ही देखिए ये हमारा क्या है, दक्षिणी महासागर है। ठीक है,
और इधर हम बात करते हैं हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर दोनों साइड रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, ठीक है। ये आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक। ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। कितना है? 8848 मीटर ऊंचा है, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा भाग, ठीक है, जिसको हम मेरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर है। ये इतना गहरा है साथियों ना कि इसमें अगर हिमालय पर्वत को हम छोड़ दें तो ये अंदर चला जाएगा, समा जाएगा उसके अंदर, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। यानी इसकी गहराई जो है हिमालय पर्वत की ऊंचाई से भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये 8848 मीटर है, ये 11,022 मीटर है, तो ऑब्वियसली इसकी गहराई ज़्यादा है ना। तो वही कह रहा है, क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है, ठीक है। तो 8848 को जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं महाद्वीप के बारे में। देख कह रहा है पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा, ठीक है, विस्तृत जो जल राशि है, ठीक है, जो संधि होती है ना, जल संधि, ठीक है, ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं, ठीक है। ये महाद्वीप हैं कौन कौन से? देखिए एशिया महाद्वीप है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हमारा है। उसके बाद यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है, ठीक है। कौन कौन से हैं? हमने क्या बताया कि पृथ्वी पर कितने 7 महाद्वीप प्रेजेंट हैं। कौन कौन से हैं? देखिए एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल तथा बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। ये तो पॉइंट की बात है, इसको छोड़िए। देखिए वही बात यहाँ पे कह रहा है कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितना? 1/3 भाग पर। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ये महाद्वीप है कहाँ? ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। पूछता है कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो एशिया महाद्वीप से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि इसे यूरोप से अलग करता है, ठीक है। एशिया के बारे में हमने क्या बताया? देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैली हुई है, ठीक है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और एशिया जो महाद्वीप है ना, इसके पश्चिम में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है, ठीक है, जो इसे यूरोप से क्या करता है, यानी जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, राइट। देखिए यूरोप और एशिया, ठीक, एक है यूरोप और एक है एशिया। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को, ठीक है, जब संयुक्त भूभाग है इसको हम क्या कहते हैं? यूरोप प्लस एशिया मतलब यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। सुना होगा ना आपने यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। तो यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भूभाग है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? यूरेशिया के नाम से जानते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं अब यूरोप की। देखिए यूरोप जो महाद्वीप है उसके बारे में बता रहा है कि यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। किसका? यह महाद्वीप कहाँ स्थित है? एशिया के पश्चिम में। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। ये तो पॉइंट की बात है, छोड़िए इसको। फिर भी देखिए क्या कह रहे हैं यूरोप के बारे में कि यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है, ठीक है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, ठीक है। और यह जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। देखिए अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमने क्या बताया? एशिया को। उसके बाद कौन सा? अफ्रीका है, ठीक है। तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, ठीक है। तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका है। विषुवत वृत्त, जिसको हम 0 डिग्री या इक्वेटर के नाम जानते हैं, तो वही कह रहा है विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य में, क्या कह रहा है? विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे कह रहा है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जैसे कि हमने चित्र 5.1 में जो ऊपर हम देखे थे, ठीक है, उसकी बात कर रहा है कि आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाओं गुजरती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दे देगा आपको
पूछेगा आपसे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है साथियों ना, इससे हमारे तीनों रेखा यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अभी कल के क्लास में हमने आपको बताया था, ठीक है, कर्क रेखा हमारी क्या होती है, ये हमारी इक्वेटर 0 डिग्री है, इसे 23 डिग्री के ऊपर जाते हैं आप नॉर्दर्न हेमस्फीयर में, तो यहाँ पे हमारी कौन सी है, कर्क रेखा है। वहीं अगर आप 23.5 डिग्री साउथ में आते हैं 0 डिग्री से, ठीक है, यानी साउथ हेमस्फीयर में, तो यहाँ पे हमारी कौन सी है, मकर रेखा है। तो 0 डिग्री रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों जो रेखाएं हैं साथियों, ये किससे होकर गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। जो सहारा का रेगिस्तान है विश्व का कैसा है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। पूछता है कि जो सहारा का रेगिस्तान है, ठीक है, पहले तो ये बताइए कि सहारा का रेगिस्तान जो ये पूछता है कि सबसे बड़ा विश्व का गर्म रेगिस्तान कौन सा, तो वो सहारा का रेगिस्तान है, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रहा है कि सहारा का जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप, ठीक है, यह महाद्वीप चारों ओर समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब वही कह रहा है चित्र 5.1 वाले ऊपर में देखिए आप, तो चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, जैसे ऊपर दिखाया गया था, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा, ठीक है, इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। चलिए अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। देखिए उत्तरी अमेरिका के बारे में क्या कह रहा है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया था, दूसरा अफ्रीका था और तीसरा कौन है, उत्तरी अमेरिका। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह दक्षिण अमेरिका से, ठीक है, एक संकरे जल स्थल से क्या है, सॉरी ये क्या कह रहा है साथियों, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, कह रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। जल से नहीं जुड़ा है, ये स्थल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखेंगे यहाँ उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, यही छोटा सा एक जो है स्थल संधि, इसी से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम दक्षिण अमेरिका की। देखिए उत्तरी अमेरिका हमारा हो गया, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, और जो देखिए यही साथी जो हमारा स्थल है ना, इसी से जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। कौन सी, पनामा स्थल संधि। चलिए अब बात करें हम दक्षिण अमेरिका, यानी इसकी बात करेंगे हम ना, दक्षिण अमेरिका की। देखिए दक्षिण अमेरिका में क्या कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है ना, इसके बारे में बता रहा है कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भाई सीधी सी बात है, ये उत्तरी है तो इसका भाग ज़्यादातर उत्तर में स्थित है और दक्षिणी का दक्षिण में स्थित है। तो जो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में, मतलब पूर्व मतलब इधर और पश्चिम मतलब इधर, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, ठीक है। देखिए ये पूछा है क्वेश्चन। आगे कह रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर में, इसके उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, ये उत्तर से दक्षिण तक यहाँ पे, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला एंडीज है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। अब देखिए आगे कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। अच्छा, सबसे लंबी नदी हमने कहाँ बताया, नील नदी बताया था, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब देखिए अब हमारा है अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका की बात करते हैं तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अंटार्कटिका क्या है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि देखिए सीधी सी बात ये बता रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ होती है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई आदमी रह नहीं पाएगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से देशों के जो शोध संस्थान या शोध केंद्र हैं यहाँ पर स्थित हैं। कहाँ पे, अंटार्कटिका में। भारत के भी जो शोध संस्थान कहाँ यहाँ पे स्थित है,
इनके नाम हैं मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। जो भारत के जो यहाँ पे शोध संस्थान स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप पे, उनके क्या 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 नाम है, एक है मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री। अब हम बात करेंगे साथियों, देखिए हमारे स्थल मंडल खत्म हो गए, अब हम बात करेंगे जलमंडल की। देखिए जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में समझिए। जो पृथ्वी का 71% भाग है ना, इस पर जल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग क्या है, स्थल। भाई जब आपका 71% भाग और जल है तो 100% में से बचा आपका 29%, तो 29% भाग पे क्या है, स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, ठीक है, भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि जो जलमंडल है ना, तो जलमंडल के जल के सभी रूप उपस्थित हैं, मतलब जल के जितने भी स्वरूप है ना सभी इसमें उपस्थित होंगे, किसमें, जलमंडल में। जैसे हम बात करते हैं महासागर, ठीक है, महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल जो जल वाष्प होती है सब इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97%, ठीक है, से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि उसको हम लोग यूज़ तो कर ही नहीं सकते, मतलब उसको हम पी तो सकते नहीं। यहाँ पे साथियों देखिए आपको महाद्वीप के बारे में बताया था, हमने बताया यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है और अंटार्कटिका है। ठीक है, कितने थे, 7 महाद्वीप थे। आपका सबसे बड़ा कौन सा था, एशिया था। ठीक है, एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये हमारे 7 क्या थे, महाद्वीप थे। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जिसका हम यूज़ करते हैं ना, वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ है। ठीक है, तो जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। पानी की कमी महसूस इसलिए होती है साथियों ना, कि जो हमने बताया अभी यहाँ पे क्या, जो जल का ज़्यादा भाग है वो कहाँ, महासागरों में पाया जाता है। अब महासागरों में साथियों कौन सा, लवड़ी जल है, उसको हम पी तो सकते नहीं हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट कुछ परसेंट जो है पीने योग्य हमारा क्या है, जल है। इसमें भी 2 पॉइंट कुछ परसेंट में क्या है आपका, कुछ परसेंट में आपका ये बर्फ़ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में है। ठीक है, कुछ परसेंट ही है साधारण जल जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे महासागर की। ठीक है, महासागर जल मंडल के प्रमुख भाग हैं। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे से कैसे हैं, कनेक्टेड हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, हमेशा उसमें क्या होती है, गति होती रहती है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ठीक है, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। कौन कौन सी, देखिए बताते हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। ठीक है, ट्रिक से याद कर लीजिए आप, पैसा, PAISA, पैसा। ठीक है, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, आगे बताएंगे इसको हम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ठीक है, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। हमने आपको एक ट्रिक बताया चाहती हूँ ना अभी, पैसा, पी से होता है पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके बाद आपका है अटलांटिक महासागर। ठीक है, उसके बाद इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर। उसके बाद क्या है, दक्षिणी महासागर। और उसके बाद क्या है आपका, आर्कटिक महासागर। राइट, देखिए आगे बात करते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, हमने ट्रिक बताया ना आपको, पैसा, तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितना, 1/3 भाग पर। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, अभी हमने आपको क्या बताया था, मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन सा, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है चित्र 4.5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर। जो अटलांटिक महासागर है ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। अगर इसके आकार की बात करें तो ये एस के आकार का ऐसे है। ठीक है, यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, क्या कह रहा है, इसके पश्चिमी किनारे पर
उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर कौन है, यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक क्या है, दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला काम होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है कौन सा आपका, अटलांटिक महासागर। इसकी पहले ही पूछता है कि अटलांटिक महासागर जो है ये बताइए कि मतलब आकार में किस क्रम का है। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरे नंबर का। सबसे बड़ा तो आपका पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद कौन सा हमारा अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, अच्छा इसका आकार अगर पूछ देता है आपसे तो हमने क्या बताया, ये एस के आकार का है और जो है ये है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या है, बहुत ही व्यस्त महासागर है। देखिए आगे हम बात करते हैं इंडियन ओशियन की। हिंद महासागर, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर। ठीक है, भारत के नाम पर यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस ट्रायंगल के आकार का है। तो यह महासागर कैसा है, लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, यानी उत्तर मतलब यहाँ है, उसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, इधर पश्चिम इधर है ना, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, यानी पूर्व इधर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ठीक है, दक्षिण महासागर, ठीक है, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका, ये दक्षिणी महासागर की बात कर रहा है यहाँ से। ठीक है, देखिए दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। देखिए लास्ट वाला है आर्कटिक महासागर, उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित, कहाँ से, उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित, यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब साथियों हम बात करेंगे वायुमंडल की। देखिए स्थल मंडल और जलमंडल हम देख लिया, अब हम बात करेंगे वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है वो चारों तरफ से एक गैस की परत से क्या हुआ है, घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम सांस ले सकते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, देखिए वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, ठीक है, पृथ्वी की जो सतह यहाँ शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, पहले क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ठीक है, मेसोस्फीयर जिसको कहते हैं, फिर आयन मंडल तथा सबसे लास्ट में बहिर्मंडल। ठीक है, इनमें बांटा हुआ है। तो हमने क्या बताया आपको कि वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया। कितने परतों में, 5 परतों में। ठीक है, इन 5 परतों की बात करें तो पहला क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल है, तीसरा मध्य मंडल है, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल है। देखिए आगे बात करते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। तो वायुमंडल की बात क्या कर रहा है कि जो वायुमंडल है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। ठीक है, आगे कह रहा है आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की जो मात्रा है वह 1% होती है। ठीक है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, भाई सब लोग जानते हैं, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे बात करें, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। राइट, आगे कह रहा है ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो क्या होगा, ये घटता जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को, जो पर्वतारोही होते हैं जो पहाड़ों पर जाते हैं, वो हवा के घनत्व में कमी के कारण क्या करना, सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ना। तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। देखिए जैसे कह रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। जो वायुमंडल है वो क्या करता है, पृथ्वी पर ऐसे दबाव डालता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी है तो वायुमंडल क्या करेगा, दबाव डालेगा। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा ना, यहाँ से क्या करेगी, लो प्रेशर की तरफ
लो प्रेशर प्रेशर की तरफ क्या करती है, वायु बहती है। तो वही कह रहा है कि जो वायु है ना उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील जो वायु होती है इसको क्या कहते हैं, हम पवन कहते हैं। तो गतिशील वायु क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। अब साथियों हम पढ़ेंगे जीवमंडल के बारे में। देखिए जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का सीमित भाग है। तो जीवमंडल है ये स्थल, जल तथा हवा इन तीनों के बीच का क्या है, एक सीमित भाग है। ठीक है, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जीवमंडल में जुड़े हुए हैं। देखिए आगे कह रहा है जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, ठीक है, दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों मंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा, ठीक है, खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूहों की बात कर रहा है कि हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया है। राइट, आगे कह रहा है कि झीलों तथा नदियों में प्रदूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। भाई देखते हैं ना आप नदियों में कितने सारे हम लोग जैसे जो मानव होते हैं वो कूड़ा कचरा डाल देते हैं जिसकी वजह से पता है उनका जल दूषित हो जा रहा है। उसी की बात कर रहा है कि झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के, ठीक है, प्रवाहित होने से उनका जल जो है मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। ठीक, यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। भाई नदी का जल अगर कोई जानवर पीता है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। ये हमारी ही लापरवाही, हम लोग क्या करते हैं, या तो जो कूड़ा कचरा होता है उसको ज़्यादा लोग नदियों में डाल देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि नदी दूषित हो जाती है, उसका जो जल होता है उसको हम यूज़ भी नहीं कर पाते हैं और अगर कोई जीव जंतु उसको पी लेता है तो वो भी परेशान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। आगे कह रहा है उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। जो उद्योग हमारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी जैसे ईंट भट्ठी आपकी हो गई या फिर जहाँ पे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे क्या हमेशा जैसे धुआं निकलता रहता है, वो कहाँ जाता है, सीधे ऊपर जाता है और वायु में मिल जाता है। वो उसके द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, पता चला कहीं बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं उसकी वजह से। तो वही कह रहा है उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों, जो गाड़ी के जो हमारी नहीं जो गाड़ी जो 4 व्हीलर्स हो या फिर बाइक्स होती हैं इनके माध्यम से क्या जो धुआं निकलता है तो भी क्या करता है, वही वायुमंडल में जाके वो गैस में मिल जाता है और नुकसान ही पहुंचाता है। तो वही कह रहा है कि उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, CO2 है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी में, ठीक है, क्या होता है, तापमान जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इससे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों से सीमित उपयोग की आवश्यकता है।